1880 और 90 का दौर था जब हंटर कमीशन भारत में आया था और शिक्षा के लिए वो तमाम लोगों की काम कर रहा था। उस समय ज्योतिबा फूले उनके सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि किसानों और शिक्षा दो सवालों पर उन्होंने काम किया था। पहला उन्होंने कहा कि वो किसान के कपड़े में, फटे पुराने कपड़े में चले गए तो वहां दरबार ने रोक लिया, कहा कि आप कहाँ आ रहे हो? तो बड़े लोगों का सम्मेलन है। तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि अरे तो ज्योतिबा फुले आने तो इनको, ये कैसा कपड़ा पहन लिया? तो ड्यूक कर्नाटक के ड्यूक के सामने जब उसने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग आपको बताने आए हैं कि इस देश में किसान कैसे हो, किसानों की समस्या कैसे है, जिनका किसानी से कोई वास्ता ही नहीं। मैं किसानों का कपड़ा पहनकर इसलिए आया हूं ताकि आपको ये एहसास हो कि इस देश के गांव कस्बों में ये रहने वाले किसान हैं, उनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए खाना नहीं है, उनकी हालत वैसी नहीं है जैसे ये भरे पेट वाले और पूरा कपड़ा पहने हुए लोग आपको बता रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा कपड़ा पहन कर, और तब उन्होंने कहा कि किसानों की मुक्ति किस एक चीज से होगी? शिक्षा से। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की मुक्ति किस एक चीज होगी? शिक्षा से। इसीलिए उन्होंने स्कूल खोला और महिलाओं को उस स्कूल में भागीदारी के लिए, लड़कियों का स्कूल। आप अन्यथा न ले, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि इस सम्मेलन में आकर के मुझे लगा कि केवल मास्टर या प्रोफेसर या प्रवक्ता होने का मतलब है पुरुष, क्योंकि इस पूरे परिसर में केवल 2-4 महिलाएं बैठी हुई, बाकी महिलाएं हमारे समाज की कहां हैं? यह सवाल पूछना खुद से जरूरी है, क्योंकि हमने अपने घर की महिलाओं को कभी बराबरी का हक नहीं दिया। और जब ज्योतिबा फूले की बात होती है तो आपको भी एहसास है कि सावित्रीबाई फूले के बिना वो बात अधूरी है, क्योंकि शिक्षा की क्रांति जगाने वाला अगर कोई एक दंपति का जोड़ा इस देश में था जिसने मुक्ति दी, वो ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले थी। महिलाओं के बिना हर क्रांति अधूरी है। बिना महिलाओं के आपका ये सम्मेलन फेल है, मैं ये कहने जा रहा हूं। और यह बात चिंता की है, क्योंकि सच बात यह है कि जितने पुरुष हैं नौकरियों में, उतनी महिलाएं नहीं। किसी भी समाज में और खास कर इस देश में कभी कोई क्रांति नहीं हुई, क्योंकि हमने महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया। और जब बात सावित्रीबाई फूले की हो और जब बोलना अली अनवर साहब के बाद हो, तो इस बात को पूरा पुख्ता तरीके से कहना जरूरी है कि आपके इतिहास में सावित्रीबाई फूले के साथ अगर कोई दूसरी महिला खड़ी थी तो वो थी फातिमा शेख, और ज्योतिबा फूले के साथ रुकमान शेख था। और उस मुल्क में केवल नफरत का जहर बोया जा रहा है। वो नफरत का जहर इसलिए बोया जा रहा था क्योंकि आप अगर नफरत नहीं करेंगे, जैसे एक काम सोचिए, बच्चा अगर घर में खाली बैठा है तो वो माँ से कुछ न कुछ मांगेगा। वो कहेगा कि हमको चीनी दे दो, हमको गुड़ बना दो, हमको जो है आज ये रोटी खानी है, वो खानी है। उसी समय माँ क्या करती है, एक खिलौना लाकर बच्चे को दे देती है, वो उलझ जाता है उस खिलौने और भूल जाता है कि उसको भूख लगी। इस देश को चलाने वाले कुछ लोगों ने इस देश के 90% वंचितों, शोषितों को अगर उनको कोई काम नहीं देंगे तो वो अपना हक मांगेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या समझी कि आपको दंगाई बना दिया जाए, आपको नफरती बना दिया जाए, आपको आपस में तोड़ दिया जाए। आपस में लड़ते रहेंगे तो जो असली सवाल है उससे आप दूर रहेंगे। और इसलिए इस मुल्क में किया क्या गया कि जो मुल्क बनना था, महात्मा बुद्ध से लेकर के, मैं गोरखपुर में बैठा हूं, यहां गोरख नाम पड़ा गोरखनाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से। और उस नाथ संप्रदाय की आज चर्चा किसके नाम से होता? मैं जो बात कहने के लिए अब यूएपीए लगाया जा रहा है, और सोचिए इस मुल्क की हालत कैसी है कि अली अनवर साहब ने केवल इशारा किया था और उन्होंने कहा कि इसके आगे मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कब यूएपीए लग जाए। वो बात मैं पूरी करूंगा कि इस देश में कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत केवल इसलिए फैलाई जा रही है कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने शिक्षा और रोजगार, जमीन पर हिस्सेदारी और तमाम तरह के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई न छेड़ दे, इसलिए इनको हिंदू मुस्लिम और दंगे बुझाए रहो। इस बात को कहना जरूरी है। हमारे
बच्चों को दंगाई बना करके वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं और हमारे लिए स्कूल बर्बाद कर दिया। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि शिक्षा नीति में कोई बड़ा अच्छा बदलाव है। हमने दिल्ली में रह करके दर्जनों आंदोलन किए हैं कि नई शिक्षा नीति आपके बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली नीति है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और आपके एजेंडे के 16वें बिंदु से मैं पूरी सहमति दर्ज करता हूं कि इस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से वापस किया। क्यों वापस किया जाना चाहिए? मंगरू का नाम गुरहु रख देने से क्या उसका कल्याण हो जाएगा क्या? हम जिस प्रदेश में हैं वहां नाम बदल के विकास किया जाए, नाम बदल दो। मैं जिस जिले से आता हूं वहां जाकर कहा जा रहा है कि आजमगढ़ का नाम बदलना चाहिए। इस मुल्क की साझा शहादत से बनी साझा विरासत में और अली अनवर साहब ने जो खाका खींचा, एक नाई, मोची, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, मौर्य, कुशवाहा, पटेल और अहिर से लेकर के तमाम जातियां एक साथ, कहीं दलित में, पिछड़े में, आदिवासी में हिंदू हैं तो कहीं मुसलमान हैं। उस देश में तुम नाम बदल करके सोच रहे हो कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस पीढ़ियों को लड़ा दोगे और तुम अपनी कुर्सी पर कायम रहोगे। ये क्यों नाम बदलने की सियासत की जा रही है? क्योंकि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया है और इसीलिए नई शिक्षा नीति लागी गई। कुछ भी नया नहीं है इस शिक्षा नीति में। 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर इसके आगे बात करूंगा। इस नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को 3 ग्रेड में बांटा गया, ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए। भारत में जातियों को 4 प्रकार के वर्ण में बांटा गया था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। मैं तुलना कर रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं, समझ जाए। ग्रेड सी के विश्वविद्यालय या कॉलेज वो होंगे जिनको पूरा पैसा सरकार देगी, जिसकी फीस कम होगी, लेकिन जिसके ऊपर यह शर्त थोपी गई है कि 5 साल से 10 साल के बीच में अपना ग्रेड बढ़ाओ और ग्रेड बी में जाओ। ग्रेड बी के विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज वो होंगे जिनको आधा पैसा सरकार देगी, आधा पैसा उनको खुद अपना जुटान करना होगा और उनको ये कहा जाएगा कि कोई भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स खोल सकते हैं, कोई भी ऐसा काम करो जिससे आय तुम्हें मिले, हम आधा पैसा ही तुम्हें देंगे और आधा तुमको ग्रेड बी के रूप में रखेंगे और तुमको ग्रेडेड ऑटोनॉमी देंगे। और ग्रेड ए के विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज वो होंगे जिनको 1 भी रुपया सरकार नहीं देगी, वो सारा पैसा अपना खुद जनरेट करेंगे। इसका मतलब कि ग्रेड सी में बीए करने की फीस अगर 1000 है तो ग्रेड बी में 1 लाख होगी और ग्रेड ए में 10 लाख फीस होगी। और ग्रेड सी में किसके बच्चे पढ़ेंगे, ग्रेड ए में किसके बच्चे पढ़ेंगे? ग्रेड सी में कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा, ग्रेड ए में कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा? ग्रेड सी का विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज किसके जिले में खोलेगा और ग्रेड ए का विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज किसके जिले में? अब क्या आपको दोनों समझने में आसानी नहीं हो रही कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी इस देश में वापस मनुस्मृति को लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। इस बात को घर घर जाकर के समझाइए, वरना आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा खत्म हो। ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि अब सरकार आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा खर्च नहीं करने वाली। आसान भाषा में तुम चाहे उसको 3+5+4+3 कर दो, उससे क्या शिक्षा का स्तर बदल जाएगा? ये जो कॉलेजों और स्कूलों के नाम के आगे लिखा हुआ है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, और तुमने स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालयों को क्या बना दिया? चापलूसार्थ आइए और मेवार्थ जाइए। अब इस देश के विश्वविद्यालयों में केवल चापलूसी हो रही है और जाओ मलाई खाओ। जो जितना अच्छा चापलूसी करेगा उसको प्रोफेसर बना देंगे, उसको जो है डीन बना देंगे, उसको रजिस्ट्रार बना देंगे। आप लोगों के यहाँ भी तो तमाम पद ऐसे होंगे ना कि थोड़ा सा चापलूसी करिए तो सरकारी पद मिल जाएगा, थोड़ा सा चापलूसी करिए तो वेतन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चापलूसी करिए तो आप किसी और बड़े पद पर पहुंच जाएंगे। ये सब इसीलिए किया गया है कि आपके बीच से मानवर कांशीराम कहते थे चमचों को पैदा किया जाए। ये बात कड़वी है लेकिन कहनी जरूरी है कि पूरी नई शिक्षा नीति चमचों को और गुलामों को पैदा करने के लिए लाया गया है। और उसमें कौशल विकास के नाम पर क्या कहा गया? इस देश का प्रधानमंत्री जब भाषण देता है तो कहता है कि हम बढ़ई को बढ़ई का हुनर देंगे, कुम्हार को कुम्हारी का हुनर देंगे, मोची को मोची होने का हुनर देंगे, हम इस देश के मल्लाहों को नाव चलाने का हुनर देंगे, इस खेत पे काम करने वालों को खेती का हुनर देंगे, स्किल डेवलपमेंट नाम पे।
इस देश के निजाम को क्या ये पता नहीं है कि इस धरती को रहने लायक बनाने वालों के पास इतना हुनर था कि उन्होंने इस धरती को रहने लायक बना दिया। तुम उन्हें हुनर देने की बात करते हो? एक कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची को हुनर देंगे ये? अब दूसरी बात, अगर पंचर जोड़ने का, टोटी बनाने का, कुम्हार लोहार का हुनर अगर दिया जाएगा तो क्या वो ब्राह्मण अपने बेटे को भेजेगा वो हुनर लेने के लिए? ये हुनर किसको दिया जाएगा? जिसके पास पहले से ये हुनर था। लेकिन इस देश के कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्लाह, भर तमाम जातियों ने अगर जगह जमीन गिरवी रखा, अपने घर पर पेंटिंग का 1 साल नहीं कराई, 2 कपड़े में से 1 कपड़े में काम चलाया, तो इसलिए कि 2 रुपया बचे तो अपने घर के बेटा बेटी को पढ़ने भेज दें ताकि उनकी पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल दे, और तुम वापस उन्हें स्कूल और विश्वविद्यालय से उनके पेशे में लगाना चाह रहे हो। इसलिए हम कह रहे हैं नई शिक्षा नीति इस देश को बर्बाद करने वाली नीति है, इसका मुखर विरोध कीजिए। इतनी सी आसान बात है और इस बात को यहां कहना जरूरी है। नई शिक्षा नीति को इसलिए लाया ताकि जब वो कहे कि गोबर से परमाणु हमले से भी बच जाओ। अब मैं उस दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा का मतलब क्या? वेद पुराण पढ़ना?